बड़ी खबर की भोपाल से आ रही है। नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर के बीच विवाद देखने को मिला। दरअसल विवाद का एक वीडियो सामने आया। एम्स भोपाल का ये वीडियो बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। नर्सिंग स्टाफ के धरने पर बैठने की खबर है। एम्स परिसर में धरने पर नर्सिंग स्टाफ बैठा है। दरअसल ऑपरेशन के दौरान बहस होने के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। ऑपरेशन के दौरान दोनों के बीच बहस हो गई थी। बर्न एंड प्लास्टिक विभाग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। डॉक्टर के खिलाफ नर्सिंग स्टाफ ने मोर्चा खोल दिया है। डॉक्टर पर स्टाफ से बदतमीजी करने का भी आरोप है। डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। भोपाल एम्स का ये वीडियो बताया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान ये पूरा विवाद शुरू हुआ था और इस विवाद में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर के बीच विवाद के बाद यहां पर प्रदर्शन करने लगा नर्सिंग स्टाफ। और ये भोपाल एम्स से सामने आया पूरा मामला, जहां विवाद हो गया। बर्न एंड प्लास्टिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के बीच ये विवाद हुआ और विवाद बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गया कि डॉक्टर पर बदतमीजी करने का आरोप लगा। नर्सिंग स्टाफ का विरोध यहां पर देखने को मिला। नर्सिंग स्टाफ के धरने पर बैठने की अब खबर आ रही, तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। एम्स परिसर में ही पूरा स्टाफ बैठा है और कार्रवाई की मांग कर रहा है। डॉक्टर पर स्टाफ से बदतमीजी करने का आरोप है और इसी को लेकर लगातार जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ, वो ये मांग कर रहा है कि डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। विवाद का ऑडियो भी सामने आ चुका है। हालांकि आप देखिए लगातार यहाँ पर तमाम स्टाफ मौजूद है और वो ये मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पूरा मामला कहां से शुरू हुआ और अब क्या तमाम स्टाफ उठ चुके हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला कल देर रात का है, जब बर्न और प्लास्टिक यूनिट में जो पीड़ित था उसका ऑपरेशन किया जा रहा था। ऑपरेशन के दौरान ही डॉक्टर्स और जो नर्सिंग स्टाफ है उनके बीच में किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। और जो नर्सिंग स्टाफ है उसका ये आरोप है कि डॉक्टर्स ने ओटी में ही उनके साथ बदतमीजी की और उसके बाद जब वो ऑपरेशन खत्म हुआ उसके बाद भी उनके साथ अभद्रता की गई। यानी ऑपरेशन थिएटर में जो नर्सिंग स्टाफ था उसके साथ अभद्रता की गई थी। यही कारण है कि पूरा नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर के खिलाफ लामबंद हुआ और जो एम्स परिसर है उसी में धरने पर बैठ गया था। देर रात तक ये धरना चलता रहा। चूंकि कल काफी रात हो गई तो उसके बाद इस धरने से तो वो उठ गए थे। लेकिन अगर आज की बात करूं तो आज वह जो एम्स का मैनेजमेंट है उससे वो मिलेंगे और मिलने के बाद जो डॉक्टर्स है जिस पर वो आरोप लगा रहे हैं कि लगातार वह नर्सिंग स्टाफ के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो ऐसे डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर वो लोग अड़े हुए और आज जो मैनेजमेंट है उससे मिलके एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। और यदि ज्ञापन के माध्यम से अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो वो आगामी समय में और लंबी हड़ताल पर भी जा सकते हैं। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा शैलेंद्र। कोई भी अपडेट हो गया हम आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ बढ़ते आगे, बड़वानी से अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर एक महिला ने एक मासूम के साथ नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद लोगों ने मासूम की जान बचा ली है। बच्ची को बचाने का वीडियो भी सामने आया है। दरअसल एसडीआरएफ ने महिला का शव नदी से बरामद किया और मासूम बच्ची की हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। फलसूद में गोई नदी पर बने पुल की ये पूरी घटना है। आप देखिए लोगों ने किस तरीके से मासूम की जान बचाई है, लेकिन महिला अब नहीं रही। महिला का शव बाहर निकाल लिया गया है। बच्ची के साथ महिला ने छलांग लगाई थी। एसडीआरएफ ने महिला का शव नदी से बरामद कर लिया। हालांकि कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ऐसा क्यों हुआ और महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया। और इन सब पूरे मामलों में अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और बच्ची का इलाज किया जा रहा है। बुरहानपुर में किन्नर गुरु की मौत के बाद संपत्ति और वर्चस्व को लेकर दो किन्नर चेलों की जमकर लड़ाई का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल मामला ऐसा है कि एक किन्नर चेला अपने साथी किन्नर चेले को दरकिनार कर किन्नरों का मुखिया बनकर खुद का साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, तो दूसरा किन्नर चेला भी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। भरे चौराहे पर किन्नर चेलों की लड़ाई का वीडियो वायरल हो रहा है। और ये उस दौरान के जब बहस और विवाद हो रहा था उस दौरान की तस्वीरें बताई जा रही हैं। गुरु चेला की जो तिकड़ी थी इसमें गुरु की मौत हो गई तो चेलों के बीच विवाद शुरू हो गया।
वर्चस्व की लड़ाई और संपत्ति के बंटवारे के चलते ये पूरा विवाद देखने को मिला। ग्वालियर चंबल की तासीर सिर्फ ताप की नहीं है, यहां बगावत भी आम है। इस इलाके में 12 सीटें बागियों के चलते फंस गई हैं। 8 सीटों पर बीजेपी परेशान है तो 4 सीटों पर कांग्रेस में घमासान है। देखिए कहां कहां दिक्कत में आ गए हैं दिग्गज। बागी, कहीं बवाल कहीं वरदान। कांग्रेस के लिए 4 चुनौती। बीजेपी के लिए 8 आफत। ग्वालियर चंबल अंचल के मिजाज में बगावत है। जाहिर है चुनाव के सीजन में भी यही तेवर पार्टी का टेंशन बढ़ा रहे हैं। बगावत दोनों ही पार्टियों के लिए बाधा बनी हुई है। क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, इन बागियों के चलते केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा, अरविंद सिंह भदौरिया, सुरेश धाकड़, रघुराज कंसाना, बैजनाथ कुशवाहा, संजीव कुशवाहा, डॉक्टर गोविंद सिंह, लक्ष्मण सिंह की सीटों का समीकरण उलझ गया है। ज्यादातर दिग्गजों के लिए बागी परेशानी का सबब है तो कुछ जगहों पर यही बागी चुनावी वैतरणी पार करने का जरिया बनते नजर आ रही हैं। आंकड़ों की जुबानी देखें तो कांग्रेस के लिए 4 सीटों पर बागियों की चुनौती है, जिनमें से दिमनी सीट पर कांग्रेस के बागी बलबीर दंदोतिया कुछ समय पहले हाथी पर चढ़े और बीएसपी के टिकट पर मैदान में हैं। इधर सुमावली में टिकट मिलने के बाद फिर टिकट काटे जाने से आहत हुए कुलदीप सिकरवार ने बीएसपी ज्वाइन की और चुनावी मैदान का समीकरण ही बिगाड़ दिया। पोहरी की पॉलिटिक्स भी पेचदार हो गई है। पंजे को छिटककर बीएसपी से मैदान में मौजूद प्रद्युमन वर्मा कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि हॉट सीट डबरा में टिकट न मिलने पर सत्यप्रकाशी परसेंडिया बीएसपी से लड़ रही हैं। उनकी बगावत की आग भी पंजे को ही झुलसा रही है। ऐसा नहीं है कि पंजा फंसा हुआ है और कमल खिलखिला रहा है। बगावत बीजेपी के लिए भी भारी है और 8 सीटों पर बागी पार्टी के लिए मुसीबत बने हुए हैं। सीट के हिसाब से देखें तो भिंड में बीएसपी से वर्तमान विधायक संजीव कुशवाहा ने 2021 में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन टिकट कटते ही फिर हाथी पर सवार हो गए। लाहौर से बीजेपी के कद्दावर नेता रसाल सिंह की नाराजगी और बीएसपी से उनका मैदान में होना पार्टी के लिए भारी पड़ रहा है। वहीं अटेर में बागी मुन्ना सिंह भदौरिया ने साइकिल की सवारी कर दी, जो बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। जबकि दतिया में बीजेपी के अवधेश नायक कांग्रेस में आ गए। यही नायक अब बीजेपी के लिए बाधा बन रहे हैं। जबकि कोलारस बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया, जबकि चाचौड़ा से बीजेपी के पूर्व विधायक ममता मीणा ने झाड़ू थाम ली, जिससे बीजेपी फंस सकती है। श्योपुर सीट पर भी बीजेपी के बिहारी सोलंकी हाथी पर सवार होकर बीजेपी का वोट कुचल सकते हैं। उधर मुरैना में पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह बीएसपी में शामिल होकर अपने बेटे राकेश सिंह को सत्ता तक पहुंचाने के लिए जोर लगा रही हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि 8 सीटों की बगावत का फायदा उससे मिलेगा। कांग्रेस जीत रही है। जहां भी आप देखेंगे त्रिकोणीय मुकाबला है। अधिकतम जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बागी हैं। हर सीट को देख लीजिए आप। श्योपुर से चलिए कांग्रेस जीत रही है, उसके बाद विजयपुर आ जाए कांग्रेस जीत रही है। उधर नरेंद्र सिंह तोमर जी की विधानसभा पे चली जाइए, वो तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। उधर लाहौर विधानसभा पे चली जाइए, वहां से भाजपा के बागी रसाल सिंह खड़े हुए हैं। केपी सिंह जी की विधानसभा पे चले जाइए, वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही रणभूमि छोड़कर भाग गए थे। तो आप कहीं भी चले जाइए, डबरा चले जाइए, इमरती देवी जी पिछली बार जितने वोटों से हारी थी उससे 4 गुना वोटों से इस बार हार रही हैं। जिस विधानसभा में हम बैठे हुए हैं उस विधानसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मामी हार रही हैं। हर जगह कांग्रेस तो जीत रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि ग्वालियर चंबल अंचल की सभी सीटों पर बीजेपी को ही फायदा है, चाहे बागी कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। अटेर में हम ऐसा लगता है कि त्रिकोणीय संघर्ष में हमको थोड़ा सा नुकसान हुआ, मुन्ना सिंह भदौरिया पहुंचा रहे हैं। लेकिन लाहौर की बात करो, लाहौर में रसाल सिंह जी गोविंद सिंह जी को नुकसान कर रहे हैं, गोविंद सिंह चुनाव हार रहे हैं।
हम सुमावली की बात करें तो वहाँ कुलदीप सिकरवार, इंद्र सिंह कंसाना की मदद कर रहे हैं, कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कांग्रेस के कैंडिडेट थे पहले वो, और काफी समय से तैयारी कर रहे थे। तो जहाँ जहाँ ऐसा लगता है कि त्रिकोणीय संघर्ष और तीसरा व्यक्ति कुछ अच्छी ताकत में है, तो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। बागियों से कितना नफा होगा, कितना नुकसान, इसके लिए 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा। लेकिन दिग्गज जानते हैं कि एक एक वोट की कीमत क्या है, और बागी ये जानते हैं कि कांटे की टक्कर में मुनाफा बागियों का होता है। बाकी सियासत का स्थायी चरित्र यह है कि यहाँ आस्था सत्ता सुख के हिसाब से बदलती रहती है। इंतजार कीजिए 3 दिसंबर का। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। खंडवा जिले की मानधाता विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह के पिता पूर्व विधायक राजनारायण सिंह का विवादास्पद बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं मर्द नेता हूं और किसी अधिकारी के ट्रांसफर करवाने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि खुद ही उसे सुधारने में भरोसा रखता हूं। बता दें कि कमलनाथ ने चिट्ठी जारी कर ऐसे अधिकारियों की लिस्ट मांगी है जिन पर बीजेपी का एजेंट बनकर काम करने के आरोप है। इसी के जवाब में राजनारायण ने ये बात कही। इस मामले पर बीजेपी का रिएक्शन भी सामने आया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेसी हमेशा दोहरी बातें करते हैं और इनकी सरकार बनती है तो ये तबादला उद्योग को बढ़ावा देते हैं। राजनारायण सिंह जिंदगी में ट्रांसफर के खिलाफ आदमी है। कोई कितना ही खराब हो ना, उसको यहीं सुधार देंगे। आपने कमलनाथ जी को यही जवाब दिया क्या? इनको नहीं, मैं कमलनाथ जी को ये जवाब क्यों दूं? और मैं खुद कोई चुनाव लड़ाऊं क्या? मेरी बात सुन लो आप। भाई आप एक बात बताओ, मेरा इतिहास उठा लो कि मैंने जिंदगी में कभी ट्रांसफर की चिट्ठियां नहीं लिखी। मानधाता विधानसभा में खास करके 15 और 16 तारीख में जो गुंडागर्दी देखी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लड़ रहे हैं, उनके पक्ष में पूरा प्रशासन, पुलिस महकमा लगा हुआ था। एक सामान्य सहज बयान है, उसको कोई इतना गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर वो कहते हैं कि मैं ट्रांसफर में विश्वास नहीं रखता, पर कांग्रेस पार्टी का ज्यादा मेन। और अगली बड़ी खबर सागर से, जहां गढ़ाकोट के कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल ने गोपाल भार्गव के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि गोपाल भार्गव को पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगनी पड़ेगी और बीजेपी उनसे इस्तीफा ले, उन्हें पार्टी से बाहर करे। मैं उनकी पोती की उम्र की हूँ और मुझसे इस तरीके से बात आप देखेंगे यदि वीडियो में, तो हम लोगों की, हम मेरी नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं की आत्मा रो रही है। आज किस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, और उन्हें पूरी मध्य प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगनी पड़ेगी। मेरे पैर पड़ करके यदि वो सिद्ध नहीं कर पाए कि मैं हनीमून के लिए गई थी, यदि वो सिद्ध नहीं कर पाए कि मैं दोस्तों के साथ वहां पर गुलछर्रे उड़ाने के लिए गई थी, तो उन्हें मेरे पैर पड़ करके माफी मांगनी पड़ेगी और पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगनी पड़ेगी। और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मैं कहना चाहती हूँ कि वो अपने पद से इस्तीफा मांगे, उनसे भाजपा से तुरंत निष्कासित करें, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का राजनीति में रहना। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि ज्योति पटेल के बारे में बीजेपी प्रत्याशी गोपाल भार्गव ने क्या कहा था। ये महिला जो खड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी से, ये महिला गढ़ाकोट आके हमारे जो मोहल्ले हैं लालपुरा कहलाता है, इसमें आके क्या कर रही थी। इसके जो ये दोस्त हैं जिनके साथ इसकी फोटो वगैरह हैं, ये महिला जो है, कैसी फोटो है सबसे वीडियो में है, ये महिला वहां से या इनके वो भी जो किसी गांव चोरा ओरा गांव है उसके मित्र हैं, यहाँ पे आके क्या कर रहे थे हमारे समझ में नहीं आ रहा है। कुल मिला के मैं इस विषय को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भाषाई मर्यादा को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आत्महत्या की ओर बढ़ रही है। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से पनौती शब्द का इस्तेमाल किए जाने के मामले में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाषा की मर्यादा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और लोकतंत्र के लिए यह बेहद घातक है। हम आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं,
ये सोचने के लिए राहुल गांधी भी तैयार नहीं, कांग्रेस तैयार नहीं, प्रियंका जी जैसी नेता भी तैयार नहीं। लेकिन हम अटल जी को स्मरण करते हैं। वो कहते थे लोकतंत्र की आत्मा परंपरा और मर्यादा में बसती है, कानून से दुनिया नहीं चलती। देश के महामहिम राष्ट्रपति का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, ये ऐसी हल्की टिप्पणियों के लिए नहीं होते। हमारे मतभेद हो सकते हैं, घोर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस सीमा तक गिरना ये कांग्रेस की नियति हो गई है और ये कांग्रेस को और बड़ा नुकसान करेगी। और मुझे लगता है कि आत्महत्या करने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है और उससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी के अकाउंट का बैकग्राउंड पोस्टर भी राममय हो गया है। नए बैकग्राउंड पोस्टर में जय श्री राम के जयकारे के साथ अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख 22 जनवरी 2024 लिखी हुई है। और नए बैकग्राउंड पोस्टर में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तस्वीर भी लगाई गई है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी तस्वीर इस पोस्टर में नजर आ रही है। उत्तरकाशी टनल को लेकर सबसे बड़ी खबर है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में किसी भी वक्त अच्छी खबर आ सकती है। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की सिलक्यारा टनल के अंदर 45 मीटर तक की खुदाई की जा चुकी है और अब बस 12 मीटर के करीब खुदाई बची है। और जब हम आपसे ये खबर आपको बता रहे हैं तब तक हो सकता है ये दूरी और कम हो गई हो। आपको बता दें कि टनल में करीब 57 मीटर पर मजदूर फंसे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अब बस पूरा ही होने वाला है। टनल साइट पर एम्बुलेंस भी तैनात है ताकि कोई कमी ना रहे। सीएम धामी भी उत्तरकाशी के मातली में है और रेस्क्यू के बाद मजदूरों से मुलाकात भी करेंगे। कुछ तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। रात 11 बजे 12 बजे की तस्वीर की यहां पर क्या कुछ हलचल है, टनल में किस तरीके से टेक्निकल कामों को और भी ज्यादा तेज किया जा रहा है। 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे और सुबह 6 बजे तक की हर तस्वीर आपके सामने है। वहां पर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 45 मीटर तक बोरिंग की गई, पहले ड्रिलिंग तेज कर दिया गया है और इसके अलावा सुबह तक में तमाम अधिकारी यहां पर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। और अब बात मिशन स्वच्छता और पानी स्पेशल। वर्ल्ड टॉयलेट वीक के दौरान दुनिया भर में लाखों लोगों ने स्वच्छता बनाए रखने की प्रतिज्ञा ली है। इस खास मौके पर आइए देखते हैं भारत का स्वच्छता सफर। शहरी भारत के चहुमुखी विकास के स्वर्णिम दौर में 15 अगस्त 2014 का अहम स्थान है। इसी ऐतिहासिक दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता को आम आदमी की जीवन शैली में प्रमुखता से अपनाने का आह्वान किया। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या हम सबका दायित्व नहीं है? क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो और इसलिए स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है। यही संकल्प आगे चलकर स्वच्छ भारत मिशन के रूप में शुरू हुआ, जिसने भारत जैसे विशाल देश में शहरों को खुले में शौच से मुक्त बनाने जैसे चुनौतीपूर्ण काम को कर दिखाया। इस दौरान समाज में स्वच्छता को एक विशेष स्थान मिला और ये करिश्मा जन भागीदारी और जन आंदोलन से हासिल हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।